S for study मतलब नथिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी नथिंग पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम आपको श्वसन तंत्र के बारे में बताएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। आशा करता हूँ आप हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ए essential for exchanging goods between the body and the environment. Here is brief overview. श्वसन तंत्र हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है जो ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। यह इस प्रकार दोस्तों देखो, ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब जो रेस्पिरेटरी सांस लेने में जो भी अंग हमारे काम करते हैं ये हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये नेजल कैविटी आ गई, ये नेस्ट्रिल, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, राइट लंग, लेफ्ट लंग, नीचे डायफ्राम आ गया इसका। तो हम सबसे पहले आज अब बताएंगे नोज एंड नेजल कैविटी। द नोज एंड नेजल कैविटी आर क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हेयर सम इम्पोर्टेंट फंक्शन। नाक और नेजल कैविटी श्वसन तंत्र के मुख्य अंग हैं। इनके कुछ मुख्य कार्य हैं। नोज के कार्य देखो। द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द नोज इज द विजिबल स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड द नोज ट्राइट्स। इट्स वेयर एज द एंटर पॉइंट फॉर एयर। यह शरीर का बाहर से दिखने वाला हिस्सा होता है जो नथुना को शामिल करता है। यह हवा को अंदर आने वाला रास्ता है। नेजल कैविटी। द इंटरनल पार्ट ऑफ द नोज और नेजल कैविटी एक्सटेंड्स फ्रॉम द नोज ट्राइट्स टू द फेरिंग्स। इट हैज़ सेवरल इम्पोर्टेंट फंक्शंस। नाक के अंदर का हिस्सा जो नथुने से भोजन नली तक विस्तार करता है, इसके कुछ मुख्य कार्य हैं। फिल्टरिंग। द नेजल कैविटी इज लाइंड विद मकस मेम्ब्रेन and tiny hairs called cilia that trap dust, microbes and other particles. नेजल कैविटी के स्लस में झिल्ली और छोटे बाढ़ कणों, धूल, जीवाणु और अन्य कणों को नियंत्रित करते हैं। वार्मिंग ब्लड वेसल इज इन द नेजल कैविटी वार्म द इनकमिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर। मतलब नेजल कैविटी में खून की नाड़ियाँ हवा को शरीर के तापमान तक गर्म करती हैं। Defining the nasal cavity adds moisture to the air, which helps to keep the respiratory tract from drying out. ये हवा को नमी प्रदान करते हैं जो श्वसन तंत्र नली को सूखने से बचाते हैं। Olfaction. It contains olfactory receptors responsible for the sense of smell. मतलब इसमें सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं जो स्मेल यानी सुगंध को पता लगाते हैं, किसी भी तरह की स्मेल होती है। Together these functions help to prepare the air from entry into the lungs and protect the respiratory system from irritant and pathogens. ये सभी कार्य मिलकर हवा को फेफड़ों के लिए तैयार करते हैं और श्वसन तंत्र को जलन और रोगजनकों से बचाते हैं। नंबर 2 पे हमारा फेरिंग्स। हम ऊपर हमारा नोज का हो गया, अब देखो फेरिंग्स। इट इज़ ए मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स द माउथ एंड नोज टू द लैरिंग्स। इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। एंड एसोफेगस फूड पाइप होती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यह एक मांसपेशीय पाइप होती है जो मुंह और नाक को कंठनली यानी गला और ग्रासनली से जोड़ती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। नेसोफेरिंग्स। नंबर 1 नेसोफेरिंग्स। दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स लोकेटेड बिहाइंड द नेजल कैविटी एंड above this soft palate. It serves as a passage for air coming from the nasal cavity. यह नेजल कैविटी के पीछे और मुलायम स्वाद के ऊपर वाला हिस्सा होता है। यहाँ से हवा नेजल कैविटी से कंठनली में आती है। नंबर 2 है ओरोफेरिंग्स। दिस सेक्शन एक्सटेंड्स फ्रॉम द सॉफ्ट palate to the epiglottis and it is located behind the mouth. It functions as a passage for both food and air. यह मुंह के पीछे और मुलायम स्वाद से लेकर उपकंठ तक बढ़ाता है। यह भोजन व हवा का सामान्य मार्ग है। लैरिंगोस्कोप। दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स लोकेटेड बिहाइंड द लैरिंग्स एंड एक्सटेंडिंग टू द एसोफेगस। इट कनेक्ट्स द एसोफेगस एंड लैरिंग्स। यह
मुख्य ग्रसनी के नीचे और कंठनली के पास होता है। ग्रसनली और कंठनली को जोड़ता है। द फेरिंग्स हैज several important function। ग्रसनी के मुख्य कार्य हैं एयर passes it directs air from the nasal cavity to the larynx। हवा को nasal cavity से कंठनली तक ले जाना। फूड passes it carries food from the mouth to the esophagus। भोजन को मुंह से ग्रसनली तक जाना। वॉइस प्रोडक्शन it helps in sound production by supplying air to the vocal cords। मतलब यह स्वर को हवा की आपूर्ति करके ध्वनि उत्पादन में मदद करता है। नंबर 4 है हमारा ट्रैकिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इट इज़ ए ट्यूब दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लैरिंग्स टू द ब्रोंकियल ट्यूब्स इन द लंग्स। इट प्लेज ए क्रूशियल रोल in the respiratory system by conducting air to and from the lung। Key feature of the trachea include श्वसन नली जो कंठनली से शुरू होती है और श्वसन नली कानों तक पहुंचती है। यह श्वसन तंत्र का एक मुख्य हिस्सा है और इसका कार्य हवा को फेफड़ों तक ले जाना है। श्वास नली की मुख्य विशेषताएं हैं। इसका स्ट्रक्चर देखो। द ट्रैकिया इज supported by C-shaped rings of cartilage that keep it open and prevent it from collapsing while still allowing flexibility। मतलब श्वास नली है जो हमारे वह नरम हड्डी के छल्ले से बनी होती है जो इसे लचीला और शीतल बनाते हैं। यह छल्ले हैं जो श्वास नली को गिरने से बचाती है और हवा के मार्ग को खुला रखती है। इसको ध्यान से देखो दोस्तों। इसकी लोकेशन बताएंगे। इट इज़ लोकेटेड इन दी एंटेरियर मतलब फ्रंट पार्ट ऑफ द नेक गर्दन के सामने आगे की तरफ मतलब बिहाइंड द एसोफेगस ग्रसनाल के पीछे। मतलब यह जो है गर्दन के आगे की तरफ होता है और जो हमारा एसोफेगस होता है मतलब ग्रसनाल उसके पीछे होता है। फिर है ब्रांचिंग ब्रोंकिंग। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंची विच लीड्स टू द राइट एंड लेफ्ट लंग्स। मतलब श्वास नली 2 प्राथमिक श्वास नलिकाओं में बट जाती है जो दाएं और बाएं फेफड़ों को हवा प्रदान करते हैं। फंक्शंस हैं इफ कैरीज एयर फ्रॉम द लैरिंग्स टू द लंग्स एंड इज लाइंड विद ए mucous membrane that trap डस्ट एंड पार्टिकल्स। मतलब श्वास नली है जो वो हवा को कंठनली से फेफड़ों तक ले जाती है और श्लेष्मा झिल्ली होती है जो हमारी नाक की उससे ढकी हुई होती है जो धूल और कणों को जैसे हमारे नाक के अंदर होते थे उन बालों को जो वहीं उनसे नियंत्रित करती है। द फीचर्स हेल्प द ट्रैकिया एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट एयर टू द लंग्स एंड प्रोटेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक। मतलब जो श्वास नली की ये गुण हवा को कुशलतापूर्वक फेफड़ों तक पहुँचाते हैं और श्वसन तंत्र को सुरक्षित करने में मदद करती है। नंबर 5 पर हमारे ब्रोंकी। मतलब द ब्रोंकी आर द प्राइमरी ट्यूब दैट फ्रॉम द ट्रैकिया एंड डिस्ट्रीब्यूट एयर टू द लंग्स। की पॉइंट्स अबाउट द ब्रोंकी इंक्लूड। मतलब श्वास नलिकाएं हैं जो 2 प्राथमिक पाइप होती हैं जो श्वास नाल से शाखा युक्त होते हैं और फेफड़ों के अंदर हवा को वितरित करते हैं। इनके कुछ मुख्य पहलू इस प्रकार हैं। मतलब पहले इसका जो ब्रोंकी है हमारी उसकी स्ट्रक्चर देखो मतलब इसकी संरचना कैसे हुई। प्राइमरी ब्रोंकी है एक तो इसको कई भागों में बांटा गया है। ये देखिए द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकी, 1 फॉर द राइट लंग्स एंड 1 फॉर द लेफ्ट लंग। मतलब जो श्वास नल के 2 प्राथमिक श्वास नलिकाएं हैं वो 2 भागों में बांटी गई हैं। एक है दाएं फेफड़े के अंदर और एक है बाएं फेफड़े के अंदर। फिर जो हमारी सेकेंडरी ब्रोंकी है उसके बारे में देखो। द प्राइमरी ब्रोंकी फर्दर डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकी। मतलब प्राथमिक श्वास नलिकाएं फिर से बांटे गए हैं विथ सप्लाई टू ईच लोब ऑफ द लंग्स। द्वितीय श्वास नलिकाओं में जो हर फेफड़े के हिस्से में हवा को प्रदान करते हैं। फिर हमारा टर्टरी ब्रोंकी मतलब सीगमेंट। सेकेंडरी ब्रोंकी कंटिन्यू टू डिवाइडेड इनटू टर्टियरी ब्रोंकी विच डिलीवर एयर टू स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ द लंग्स। मतलब जो द्वितीय नंबर 2 की श्वास नलिकाएं होती हैं वो छोटे श्वास नलिकाओं में विभाजित होते हैं जो फेफड़ों के खंडों तक हवा लेके जाते हैं।
अब इनका कार्य देखें, ये कैसे कार्य करते हैं। एयर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ब्रोंकी चैनल एयर फ्रॉम द ट्रैकिया टू वेरियस पार्ट ऑफ द लंग्स, मतलब जो श्वास नलिका होती है वो हवा को श्वास नाल से फेफड़ों के अलग अलग भागों में बांटता है। फिर है फिल्टरिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकी इज कवर्ड विद मकस एंड cilia that trap dust and particles and help moisten the air, मतलब जो श्वास नलिकाओं की परत पर जो बलगम और छोटे बालों से ढकी होती हैं जो धूल और कणों को नियंत्रित करती है, उसको हवा नमी युक्त करती है, वो है हवा को नमी युक्त करती है। उसकी लोकेशन होती है जो यहाँ है द राइट ब्रोंकाइस इज वाइडर एंड मोर वर्टिकल compared to the left bronchus which is narrower and more curved due to anatomical differences, मतलब जो दाहिनी श्वास नलिका थोड़ी सीधी और थोड़ी चौड़ी होती है, बाईं श्वास नलिका थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी और पतली होती है, और जो शारीरिक भिन्नता की वजह से होता है, और जो भी कुछ होता है शारीरिक भिन्नता की वजह से। नंबर 6 पर आते हैं हमारे लंग्स। The lungs are essential organ of the respiratory system with several key features and functions। फेफड़े को दो प्राथमिक अंग हैं जो श्वसन तंत्र का एक मुख्य हिस्सा है। इनके कुछ मुख्य विशेषता और कार्य हैं। स्ट्रक्चर देखो पहले लंग्स का। lobes, the right lungs has 3 lobes, upper, middle, lower, while the left lung has 2 lobes, upper and lower. These lobes are distinct functional area। दाएं फेफड़े में 3 लॉब्स होते हैं, ऊपरी बादम नीचे, जबकि बाएं फेफड़े में 2 ही लॉब होते हैं, ऊपर और नीचे। ये लोब अलग अलग कार्यात्मक क्षेत्र होते हैं इनके। एल्वोली मतलब देखो इसका एल्वियोली, द लंग्स कंटेन टीनी एयर sac called alveoli where gas exchange occurs, मतलब फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी हवा की थैलियाँ जो सैक होता है, SACS सैक्स, हाँ जो थैलियाँ होती हैं जिसे एलिवेओली कहते हैं, यह गैस अदला बदली जिम्मेदारी होते हैं। फंक्शंस गैस एक्सचेंज, alveoli facilitate the transfer to oxygen into the blood and the removal of carbon dioxide from the blood। alveoli में ऑक्सीजन खून में ट्रांसफ़र होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से निकल ली जाती है। ब्रीथिंग, द लंग्स प्रोसेस इनहोल्ड एयर एंड एक्सहोल्ड एयर। फेफड़े सांस द्वारा ली गई हवा को संसाधित करते हैं और सांस के द्वारा छोड़ी गई हवा को बाहर निकालते हैं। फिर रेगुलेशन, द लंग्स हेल्प रेगुलेट ब्लड pH लेवल बाय कंट्रोलिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, मतलब जो फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को नियंत्रित करके रक्त के pH स्तर को विनियमित करने में मदद करते हैं। इसकी लोकेशन होती है द लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इन द रिबकेज एंड अबव द डायफ्राम, मतलब जो हमारे फेफड़े होते हैं वो छाती की गुहा में पसलियों के अंदर और डायफ्राम के ऊपर स्थित होते हैं, हमारे फेफड़ों की लोकेशन होती है। द प्राइमरी रोल ऑफ लंग्स इज टू डिलीवर ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। फेफड़ों की प्राथमिकता भूमिका शरीर की कोशिकाओं को तक ऑक्सीजन पहुंचाने और सांस लेने की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। फिर डायफ्राम, इट इज ए डोम शेप मसल्स लोकेटेड बीनीथ द लंग्स, हियर आर इट्स की फीचर्स एंड फंक्शंस। यह फेफड़ों के नीचे स्थित एक गुंबद आकार की मांसपेशी है जिसकी विशेषताएं और इस प्रकार होती हैं। कार्य नंबर 1 स्ट्रक्चर, द डायफ्राम इज डोम शेप्ड एंड सेपरेट्स द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम जो गुंबदाकार होता है और छाती की गुहा के पेट की गुहा के अलग होता है। अटैचमेंट, इट इज अटैच्ड टू द रिब्स स्टर्नम एंड लंबर स्पाइन, मतलब यह पसलियों स्तन की हड्डियाँ और कमर की हड्डी से जुड़ा फंक्शंस हैं। ब्रीथिंग, ड्यूरिंग इनहालेशन द डायफ्राम कंट्रैक्ट्स causing the lungs to expand the draw in air। During inhalation the diaphragm relax allowing the lungs to compress and expel air।
मतलब जो सांस लेने के दौरान डायफ्राम सिकुड़ता है जिसमें फेफड़े फैलते हैं और हवा खींचते हैं। सांस छोड़ने के दौरान डायफ्राम शिथिल हो जाता है जिससे फेफड़े हवा को संपीड़ित करके हवा बाहर निकाल देते हैं। प्रेशर रेगुलेशन। द डायफ्राम हेल्प्स रेगुलेट प्रेशर बिटवीन द चेस्ट एंड एब्डोमिनल कैविटी, फैसिलिटेटिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस। डायफ्राम छाती और पेट की गुहाओं के बीच दबाव को नियंत्रित करने में मदद करता है जिससे श्वास प्रक्रिया सुगम हो जाती है। रोल इन रेस्पिरेशन। द डायफ्राम मूवमेंट्स controls the rhythm of breathing and regulates airflow into and out of the lungs। मतलब जो डायफ्राम की गति श्वास की लय को नियंत्रित करती है तथा फेफड़ों में और बाहर वायु प्रवाह को नियंत्रित करती है। तो ये हमारे दोस्तों लास्ट का लाइन रह गई है। विदाउट द डायफ्राम efficient breathing would be difficult as it is the primary muscle driving the respiratory system process। मतलब तो डायफ्राम के बिना कुशलतापूर्वक सांस लेना कठिन होगा क्योंकि यह श्वसन प्रक्रिया को संचालित करने वाली प्राथमिक मांसपेशी है। तो दोस्तों हमारा वीडियो है जो कंप्लीट हो चुका है। हमने आज आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया है। तो आशा करते हैं आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा देख ही लिया होगा। तो हमें बताएं आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। जो समझ में नहीं आया आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करो और हमारे साथ बने रहें। Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel Study Nothing. Thanks for watching my video.